नमस्कार। इंटरनेशनल खबरों के साथ देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने हालिया एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सेना भारतीय हमले से हैरान हो गई थी। शहबाज शरीफ ने खुलासा किया कि भारत ने पाकिस्तान से पहले हमला कर दिया था जब उनकी सेना सिर्फ रणनीति बनाने में व्यस्त थी। शरीफ के अनुसार भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी और पाकिस्तान की फौज तैयारी करती रह गई। यह बयान भारतीय सैन्य क्षमता और योजना की तेजी का स्पष्ट प्रमाण है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। भारत के सामरिक बढ़त का अहम हिस्सा है। शरीफ के इस कबूलनामे का असर सिर्फ सैन्य नहीं, रणनीतिक भी है। यह पाकिस्तानी सेना की रणनीतिक कमजोरियों को उजागर करता है और देश की सैन्य कमजोरी को भी उजागर करता है। वहीं भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है, न केवल तकनीकी रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. पाकिस्तानी अभिनेत्री हिना ख्वाजा बयात ने कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने एक वीडियो में बताया कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में पानी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे यात्रियों को विशेषकर बच्चों के साथ परेशानी होती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिना ने कहा कि केवल परमाणु शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हमें तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वज़ू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मुकाम है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रही है। यूनुस ने देश की स्थिति को युद्ध जैसी बताया है, जहां सरकारी कर्मचारियों की हड़तालें, वेतन भुगतान में असमर्थता और चुनावी अनिश्चितता प्रमुख समस्याएं हैं। प्राथमिक शिक्षक अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले गए हैं, जबकि राजस्व अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा बिना प्रक्रिया के कर्मचारियों को बर्खास्त करने के अध्यादेश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। यूनुस अगस्त 2024 में सत्ता में आए थे। उन्होंने पहले दिसंबर 2025 में चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन अब इसे जून 2026 तक टालने की बात कही है। इससे विपक्षी दलों और सेना के बीच असहमति बढ़ गई है, जो समय पर चुनाव की मांग कर रहे हैं। यूनुस ने मौजूदा संकट को भारत की साजिश बताया है, जिससे भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव और बढ़ गया है। हाल ही में बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो विदेशी पत्नी खरीदने जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें। इस एडवाइजरी में ऑनलाइन डेटिंग और नकली विवाह प्रस्तावों से बचने की सलाह दी गई है, जो मानव तस्करी और धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। चीन में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात में असंतुलन के कारण कई चीनी पुरुष विदेशी दुल्हनों की तलाश में हैं। इसका फायदा उठाकर कुछ तस्कर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से महिलाओं को शादी का झांसा देकर चीन ले जाते हैं। वहां उन्हें जबरन विवाह, यौन शोषण और घरेलू बंधन में रखा जाता है।
सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी विज्ञापन और अवैध विवाह एजेंसियां इस समस्या को और बढ़ा रही हैं। चीन की अदालतों ने हाल ही में ऐसे मामलों में दोषियों को मानव तस्करी का दोषी ठहराया है। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और अवैध गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने 70 साल पुराने शराब प्रतिबंध में ढील देने की योजना बनाई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत 2026 से 600 पर्यटक स्थलों जैसे 5 स्टार होटल, रिसोर्ट, नियोम और रेड सी प्रोजेक्ट में गैर मुस्लिम पर्यटकों को वाइन, बियर और साइडर की अनुमति दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और 2030 एक्सपो और 2034 फीफा विश्व कप जैसे वैश्विक आयोजनों के लिए देश को तैयार करना है। देखिए एक रिपोर्ट। इस्लामिक देश में ऐतिहासिक बदलाव। सऊदी अरब में 73 साल बाद बिकेगी शराब। जहां इस्लामिक कानून से कोई नहीं ऊपर, जहां धार्मिक नियम आज भी संविधान से पहले आते हैं, उसी सऊदी अरब में अब एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह फैसला है कि सऊदी अरब में 73 साल बाद अब शराब बिकेगी। इस फैसले से लग रहा है कि सऊदी अरब अब बदल रहा है, और वो भी तेजी से। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में वो सऊदी अरब जो कभी सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनने की तैयारी में है। फीफा और एक्सपो की तैयारी। इस फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति भी है। सऊदी अरब जल्द ही एक्सपो 2030 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन करने वाला है। सरकार का मानना है कि अगर इंटरनेशनल टूरिज्म को अपनी सुविधा और संस्कृति के अनुसार वातावरण नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगहों पर रुख करेंगे। यानी अब सऊदी सिर्फ हज उम्रा का केंद्र नहीं, बल्कि बिजनेस, स्पोर्ट्स और टूरिज्म की नई राजधानी बनना चाहता है। 600 पर्यटन स्थलों पर बिकेगी शराब। सऊदी सरकार ने 600 पर्यटन स्थलों पर शराब बेचने की अनुमति देने का ऐलान किया है। हालांकि इस सुविधा का लाभ केवल विदेशी और गैर मुस्लिम पर्यटक ही उठा सकेंगे। सरकार का यह फैसला विजन 2030 योजना का हिस्सा है, जिसके तहत तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था को टूरिज्म और सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। कहां और कैसे मिलेगी शराब? शराब लाइसेंसिंग का यह कार्यक्रम 2026 में शुरू होगा। इन टूरिस्ट साइट्स में दुनिया के सबसे बड़े और महंगे रिसोर्ट्स शामिल होंगे, जैसे सिंदलहा आइलैंड, रेड सी प्रोजेक्ट और न्योम सिटी। यहाँ शराब विशेष लाइसेंस के साथ सिर्फ 5 स्टार होटलों और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए ही उपलब्ध होगी, लेकिन पब्लिक प्लेस पर पीना प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्टोर्स और बार में सख्त निगरानी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और सजा दी जाएगी। परंपरा बनाम प्रगति। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ दिखावा है या समाज इसे सच में अपनाएगा? क्योंकि सऊदी अरब की पहचान आज भी गहरी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है। कुछ लोग इस फैसले को अपवित्र मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे आर्थिक सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कदम कह रहे हैं। शराब पीने की मिलती है कठोर सजा। सऊदी अरब में शराब पीने की सजा में भारी जुर्माना, जेल या यहां तक कि देश से निकाला जाना शामिल है। सऊदी कानून इस मामले में बेहद सख्त है और स्थानीय लोग भी इसे गंभीरता से लेते हैं। इस फैसले के बाद भी सऊदी नागरिकों और मुस्लिमों के लिए शराब पर बैन जारी रहेगा। इतिहास गवाह है कि देश जब बदलता है तो टकराव होता है, विचारों का, परंपराओं का, भावनाओं का। लेकिन सऊदी अरब ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ नीतिगत नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। अब देखना यह है कि यह बदलाव टिकेगा या फिर धार्मिक कट्टरता के सामने झुक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कुवैत में हाल ही में एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। करीब
42,000 लोगों की नागरिकता एक झटके में रद्द कर दी गई है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं। ये महिलाएं कुवैती पुरुषों से शादी करके नागरिक बनी थी। इस फैसले के पीछे कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबा का नया सुधारवादी एजेंडा है। इस अभियान का मकसद नागरिकता प्रणाली को रक्त संबंधों तक सीमित करना है और गैर कानूनी या धोखाधड़ी से मिली नागरिकता को खत्म करना है। प्रभावित महिलाएं अब खुद को बिना पहचान के महसूस कर रही हैं। उनके बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं, सरकारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। वो इस कदम की आलोचना भी कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह फैसला सामाजिक अस्थिरता और मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। इस्लामिक देश में ऐतिहासिक बदलाव। तो एक ही झटके में कुवैत ने 42,000 लोगों की नागरिकता रद्द कर दी है और इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं और जिनके पास कुछ समय पहले तक नागरिकता थी, अब वो बिना नागरिकता के कारण परेशान हो रहे हैं। जो तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से उनको मिलती थी, लेकिन वो सुविधाएं अब खत्म कर दी गई हैं, जिसके चलते उनको तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ रक्त संबंधित जो लोग हैं उन्हीं को कुवैत की नागरिकता दी जाएगी, ताकि जो कुवैती हैं वही कुवैत के नागरिक होंगे। यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश में महिलाएं स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। इसी क्रम में सुशासन और नारी सशक्तिकरण की मिसाल लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर लोक माता को समर्पित डाक टिकट और सिक्के के विमोचन के साथ साथ इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा एवं सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। RLVT एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड बेहतरीन इंस्टॉलेशन अब मेंटेनेंस के साथ अपने सफर को बनाए आसान। अब आपके शहर में डॉक्टर ने दी है हार्ट सर्जरी की सलाह, पर ओपन हार्ट सर्जरी से डर? अब कराएं दूरबीन द्वारा MICS पद्धति से हार्ट सर्जरी। श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने दावा किया है कि रूस ने अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की चोरी की थी। ट्रंप का आरोप है कि यह चोरी बराक ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करना होगा, क्योंकि रूस जैसी ताकतें तकनीकी जानकारी चुराकर बढ़त हासिल कर रही हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की तुलना में रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में आगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने इस तकनीक पर विशेष ध्यान दिया था और इसमें सुधार की दिशा में कदम उठाए थे। इसके साथ ही ट्रंप ने सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती पर भी बयान दिया। उन्होंने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह सैन्य मजबूती और अनुशासन के लिए जरूरी था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो चुका है। चीन के बाद अब उत्तर कोरिया ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को खतरनाक और धमकी भरा बताया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की कड़ी आलोचना की है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रस्तावित किया है। ये प्रणाली अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और इंटरसेप्टर्स की मदद से मिसाइल हमलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है, जिसका उद्देश्य अमेरिका को वैश्विक खतरों से सुरक्षित रखना है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने इस योजना को अत्यधिक अहंकारपूर्ण और स्पेस में परमाणु युद्ध भड़काने वाला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका इस योजना के माध्यम से अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कर रहा है, जिससे वैश्विक शांति और स्थिरता को खतरा है। चीन और रूस ने भी इस योजना पर चिंता व्यक्त की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। ट्रंप ने हार्वर्ड पर आरोप लगाया कि वो एंटीसेमिटिज्म, यहूदी विरोधी और उदारवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। इसके चलते उन्होंने विश्वविद्यालय से $3 बिलियन लगभग 25,000 करोड़ की संघीय अनुदान राशि वापस लेने की धमकी दी है और इसे ट्रेड स्कूलों को देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड से विदेशी छात्रों की सूची मांगी है, ये जांचने के लिए कि इनमें कोई कट्टरपंथी तो नहीं है। वहीं विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित करने की क्षमता को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अपने मूल्यों पर अडिग रहेगा और सरकार के इस दबाव का कानूनी रूप से विरोध करेगा। स्पेस एक्स का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप एक बार फिर अपने मिशन में नाकाम रहा। यह अब तक का 9वां टेस्ट लॉन्च था, जिसमें टेक्सास से उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही रॉकेट का धरती से संपर्क टूट गया। स्टारशिप को भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बार का मिशन पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद असफल रहा। टेक ऑफ के बाद स्टारशिप ने कक्षा में प्रवेश तो किया, लेकिन री एंट्री के दौरान उसका कंट्रोल खो गया। स्पेस एक्स की सीईओ एलन मस्क की इस परियोजना से अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और बार बार दोहराया जा सकने वाला बनाने का सपना जुड़ा है। 2023 में इसके पहले 3 टेस्ट भी असफल रहे थे। इस मिशन का उद्देश्य स्टारशिप की री एंट्री क्षमता और ताप से सुरक्षा प्रणाली की जांच करना था। कंपनी का मानना है कि हर टेस्ट के जरिए तकनीकी सुधार संभव है। स्पेस एक्स अब अगले टेस्ट की तैयारी में जुट गया है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अपने सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है, जो उनके और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बढ़ते मतभेदों का परिणाम है। मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज के प्रमुख थे। उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती और नौकरशाही में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि उनके कठोर उपायों और संघीय एजेंसियों में बड़े पैमाने पर छटनी ने राजनीतिक और कानूनी विवादों को जन्म दिया। ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल बजट प्रस्ताव, जिसमें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में कटौती और कॉरपोरेट टैक्स में छूट शामिल थी, इससे मस्क असहमत थे। उन्होंने इसे डॉज के उद्देश्यों के विपरीत बताया। इसके अलावा मस्क की शक्तियों को सीमित करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मस्क केवल सलाहकार हैं और उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। डॉज के 21 कर्मचारियों ने मस्क की नीतियों के विरोध में इस्तीफा दे दिया, जिससे उनकी योजनाओं को झटका लगा। एलन मस्क ने संकेत दिया है कि वो सरकारी भूमिका से हटकर टेस्ला और स्पेस एक्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रूस ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में 4 सीमावर्ती गांव नोवेके
झुरावका, वैसलीवका और वासीवका पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यह कदम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित सुरक्षा बफर जोन की योजना के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य यूक्रेनी सीमा पर हमलों को रोकना है। इन गांवों के निवासी पहले ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं, जिससे वर्तमान में नागरिकों को कोई सीधा खतरा नहीं है। हालांकि ये सैन्य सफलता रूस की हालिया बमबारी अभियानों की गति में कमी के बीच आई है। ड्रोन हमलों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है, जो पहले सप्ताह के 355 तक पहुंच गई थी। अब सोमवार से मंगलवार के बीच केवल 60 ड्रोन हमले हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस नए आक्रमण की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पुतिन पर शांति वार्ताओं को टालने का आरोप लगाया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को पागल कहकर उनकी निंदा की। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ब्रिजिट को मैक्रो के चेहरे पर हल्का थप्पड़ या धक्का देते हुए देखा गया। यह घटना वियतनाम यात्रा के दौरान विमान से उतरते समय हुई। शुरुआत में इस वीडियो को एआई जनित बताकर खारिज किया गया, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि हुई कि ये वास्तविक है। राष्ट्रपति मैक्रो ने भी इस पर सफाई दी है। मैक्रो ने इसे एक निजी मजाक बताते हुए कहा कि ये उनके और उनकी पत्नी के बीच का हंसी मजाक था। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वालों की आलोचना की है और इसे बेवजह की सनसनी करार दिया है। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से और कुछ विश्लेषकों ने इसे मजाकिया नहीं माना। इस वीडियो को लेकर रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने भी तंज कसते हुए इसे हैंड ऑफ क्रेमलिन कहा। जापान सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब माता पिता अपने बच्चों का अजीब और जटिल नाम नहीं दे सकेंगे। यह फैसला बच्चों की सामाजिक और मानसिक भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बीते कुछ वर्षों में जापान में ऐसे नामों की संख्या बढ़ी है जिन्हें पढ़ना और समझना मुश्किल होता है। इन नामों की वजह से बच्चों को स्कूल और सामाजिक जीवन में शर्मिंदगी और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार का कहना है कि कुछ माता पिता ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों को बेहद अनोखे और अजीब नाम दे देते हैं, जो भविष्य में उनके लिए परेशानी का कारण बनते हैं। सोशल मीडिया पर इन नामों को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर होता है। सरकार पुराने मामलों की भी समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर सुधार के निर्देश दे सकती है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। फ्रांस सरकार ने 1 जुलाई 2025 से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह फैसला खास तौर पर बच्चों को तंबाकू के धुएं से बचाने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से लिया गया है। अब समुद्र तट, पार्क, स्कूलों के बाहर, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 135 यूरो यानी करीब 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।